अध्याय 2371 खजाना लेना। लेन हेक्सिन ने मुड़कर बूढ़ी सायरन महिला की ओर देखा। जाहिर है उसने भी पहले कभी वह अवशेष नहीं देखा था। बूढ़ी सायरन महिला ने तुरंत कहा, चिंता मत करो मेरे राजकुमार, ये हमारी जाति का अवशेष है। सायरन बोतल। ये पवित्र बोतल एक बंजर युग से आई है। इसे प्राचीन देवताकृत विदेशी जीवों से प्राप्त सामग्री से बनाया गया है। इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा केवल सायरन का पवित्र कुंवारी रक्त ही इसे सक्रिय कर सकता है। इसे जांचो और तुम देखोगे कि यह असली है। थोड़ी देर रुकने के बाद बूढ़ी सायरन औरत ने कहा, यह पवित्र कुंवारी द्वारा छोड़ी गई आखिरी चीज है। वह अपने बेटे से झूठ क्यों बोलेगी? मुझे इस बात पर शक क्यों होगा कि यह चीज अवशेष है? हान सेन ने कठोर स्वर में पूछा। अगर आपने पहले कभी अवशेष नहीं देखा है तो आपको कैसे पता चलेगा? लेन हेक्सिन ने पूछा। ये ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम्हें लगता है कि यह अवशेष है तो जाओ और इसे ले लो। मैं कहीं और जाकर देखूंगा, हान सेन ने कहा। फिर वह हॉल से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़ी सायरन औरत ने उसे रोका। मेरे राजकुमार, पवित्र कुंवारी तुम्हारी तरह ही है। उसका खून शुद्ध नहीं है। अवशेष को सक्रिय करने के लिए तुम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम दोनों में से एक भी गायब नहीं हो सकता। चलो पहले जरा इधर उधर देख लेते हैं। हान सेन ने अपने ब्लड किरण को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ब्लड किरण दहाड़ता हुआ हॉल के एक दरवाजे की ओर बढ़ा। बूढ़ी सायरन महिला आधी देवतुल्य थी, लेकिन रक्त किरण और हान सेन को रोकने की कोशिश करना उसकी हिम्मत से ज्यादा था। इसलिए वह पीछे हट गई। लेन हाइक्सिन ने हान सेन को हॉल से बाहर जाते हुए देखा। उसने अपने होंठ काटे और वेदी के पास पहुंच गई। मुझे यकीन नहीं है कि मैं पवित्र बोतल को सक्रिय कर पाऊंगी। बूढ़ी सायरन महिला ने उसे रोका और कहा, बेपरवाह मत बनो मेरी महिला। पवित्र बोतल हमारी जाति का खजाना है, लेकिन इसकी शक्ति अज्ञात है। शुद्ध कुंवारी रक्त के बिना इसे सक्रिय करना मुश्किल होगा। तुम घायल भी हो सकती हो। इसीलिए आखिरी पवित्र कुंवारी ने पवित्र बोतल सीधे राजकुमार को नहीं दी। तुम अकेले ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेन हेक्सिन बेवकूफ नहीं थी, वह समझदार थी। उसने आह भरी और कहा, ठीक है, चलो फिर हम चलकर देखते हैं। वे हॉल से बाहर निकल गए। क्रिस्टल पैलेस में कई मंडप थे, कई कमरे और मूर्तियां थीं। ये क्रिस्टल से बना एक असली शहर जैसा लग रहा था। यह इतना खूबसूरत था कि बस इसके बीच से गुजरना ही सुकून देने वाला था। हान सेन ने बहुत सावधानी से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया, लेकिन उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। पूरे क्रिस्टल पैलेस में कोई भी बंद दरवाजा नहीं था। वह किसी भी इमारत में घुस सकता था, भले ही उसमें कोई कीमती चीज न हो। क्रिस्टल पैलेस ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहर खाली हो गया हो। हाँ, यह बहुत सुंदर लग रहा था, पर साथ ही बहुत मरा हुआ भी लग रहा था। लेन हेक्सिन हान सेन के पीछे पीछे चली। जैसे जैसे वे क्रिस्टल पैलेस के चारों ओर घूमते गए, उसे बहुत अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। क्रिस्टल पैलेस के अंदर कोई खतरनाक पाबंदियां नहीं थीं। इससे साबित होता है कि आखिरी पवित्र कुंवारी सिर्फ बाई को पवित्र बोतल देना चाहती थी, और कुछ खास नहीं था। लेकिन अचानक हान सेन को एक समस्या नजर आई। उसने क्रिस्टल पैलेस के एक कोने की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? लेन हाइक्सिन और बाकी लोगों ने हान सेन की उंगली का अनुसरण किया और एक क्रिस्टल की दीवार देखी। हालांकि बाकी क्रिस्टल की दीवारों के विपरीत इस दीवार पर थोड़ी हरी काई उगी हुई थी। अजीब है, यहाँ काई क्यों है? क्रिस्टल की दीवार की ओर बढ़ते हुए लेन हेक्सिन को हैरानी हुई। उस काई ने पूरी दीवार को अपने कब्जे में ले लिया था। वह जमीन से काफी ऊपर तक फैली हुई थी, और जब हान सेन ने गौर से देखा तो साफ निशान थे कि हाल ही में कोई चीज उस पर चढ़ी थी। वहां सिर्फ एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बार बार वहां से गुजरी हो। लेन हेक्सिन और बूढ़ी सायरन महिला के चेहरे बदल गए। ये कैसे संभव है? क्या क्रिस्टल पैलेस में किसी और प्राणी ने निवास कर लिया है? हान सेन ने उन पक्षियों को ध्यान से देखा, और इस दौरान उसकी बैंगनी आंखों वाली तितली घूमती रही। उसे जल्द ही पता चल गया कि वह उन पक्षियों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये पक्षिन क्रिस्टल गॉड शंख और मूव माउंटेन सी शंख द्वारा छोड़े गए थे। इससे ये तो पक्का हो गया कि वे दोनों क्रिस्टल पैलेस से जुड़े थे, लेकिन वे इस जगह से कैसे गए? हान सेन ने क्रिस्टल की दीवार को कुछ देर और देखा, और उसे जल्द ही कुछ और नजर आया। दीवार में रेत के कण के बराबर एक बहुत छोटा सा छेद था। शायद निर्माण सामग्री में कोई कमी थी, या शायद निर्माण में कोई गलती थी। बहरहाल सतह पर एक छोटा सा छेद रह गया था। छेद सुई से भी सनकरा था।
कोई साधारण जीव उसमें से नहीं निकल सकता था, लेकिन शंख अपने शरीर को सिकुड़ने में माहिर थे। उन्हें अपनी इच्छानुसार आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दीवार पर काय उग रही थी क्योंकि वे छेद से अंदर आए थे और काय अंदर आ गई थी। सौभाग्य से वे हान सेन और छोटी लाल चिड़िया द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे। समूह क्रिस्टल पैलेस में कुछ और घूमा, लेकिन उन्हें वहां किसी और जीव के रहने का कोई निशान नहीं मिला। मेरे राजकुमार, आखिरी पवित्र कुंवारी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। चलो, कुछ बुरा होने से पहले ही पवित्र बोतल ले लेते हैं, बूढ़ी सायरन औरत ने जल्दी से कहा। हान सेन थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसे कुछ सूझा। उसे यकीन नहीं था कि खतरा टल गया है, लेकिन उसके मन में एक तरकीब जरूर आई। उसने सिर हिलाया, ठीक है, फिर हम कोशिश करके देख सकते हैं। उसने जो देखा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शंख शायद संयोग से क्रिस्टल पैलेस में आ गए होंगे। वे क्रिस्टल पैलेस से नहीं आए थे, लेकिन बाएगी ने सभी उच्च श्रेणी के विदेशी जीवों को खत्म कर दिया था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक देवता और राजा वर्ग का विदेशी जीव अभी भी वहां छिपा होगा। लेकिन अगर वह इस बात पर विचार करे कि दोनों प्राणी किस प्रकार अपनी श्रेणी तक पहुंचे, तो शायद उसे इसका स्पष्टीकरण मिल जाए। हो सकता है कि ये शंख मूल रूप से देवतुल्य और राजा श्रेणी के न हों। किसी कारणवश क्रिस्टल पैलेस के अंदर रहने के दौरान ये देवतुल्य और राजा श्रेणी के हो गए। लेकिन उस जगह की बंजर प्रकृति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल पैलेस के अंदर ऐसा प्रभाव डालने वाली एकमात्र चीज सायरन बोतल ही थी। अगर सायरन बोतल की वजह से शंखों का स्तर बढ़ गया, हान सेन ने सोचा, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बोतल ने एक विदेशी देवता बना दिया था। हर देवता रूपी अभिजात वर्ग ऐसा ही चाहेगा। इस वजह से हान सेन ने अपना मन बदल लिया। वह देखना चाहता था कि क्या वह सायरन बोतल का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है। इतनी बड़ी रकम मिलने की संभावना को देखते हुए बड़ा जोखिम उठाना वाजिब था। साथ ही छोटी लाल चिड़िया भी मौजूद थी। इससे जो भी जोखिम हो सकता था वह कम हो गया। ये देखकर कि हान सेन आखिरकार पवित्र बोतल के पास लौटने को तैयार हो गया है, बूढ़ी सायरन महिला ने जल्दी से उसे वापस भेज दिया। इसके तुरंत बाद सभी लोग हॉल में वापस इकट्ठा हो गए। सायरन बोतल अभी भी वेदी के ऊपर चुपचाप खड़ी थी। बूढ़ी सायरन महिला ने उन्हें याद दिलाया, पवित्र कुंवारी, तुम और राजकुमार मंच पर चढ़ो और अपने खून की एक बूंद पवित्र बोतल में डालो। अगर यह सक्रिय हो जाए तो बोतल अपना स्वामी चुन लेगी। उसके बाद उसने हान सेन की ओर देखा और कहा, मेरे राजकुमार, आप दोनों की रक्त शक्ति पवित्र बोतल में पिघल जाएगी। स्वामित्व की संभावना 50-50 होगी। बोतल चाहे किसी को भी मिले, मुझे उम्मीद है कि हम सब सहयोग कर सकते हैं। जरूर, हान सेन ने सिर हिलाया और फिर वह लैन हेक्सिन के साथ वेदी की ओर चल पड़ा। दोनों सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं हुआ। हान सेन और लैन हेक्सिन सुरक्षित रूप से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। लैन हेक्सिन ने दांत पीसकर उंगली बढ़ाकर खून की एक बूंद सायरन की बोतल में गिरा दी। हान सेन ने बोतल में देखा और उसे जाना पहचाना धुंधला इंद्रधनुषी रंग दिखाई दिया। उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लैन हेक्सिन के खून की बूंद के बोतल में गिरते ही वह तरल इंद्रधनुष में ऐसे गायब हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। हान सेन हिचकिचाया। उसने अपना असली जल राजा शरीर धारण किया, फिर बोतल में पानी की एक बूंद डाली। हान सेन का पानी सीधा सायरन बोतल में गिरा और फिर सायरन बोतल पागलों की तरह हिलने लगी। धुंधला इंद्रधनुष भांवर की तरह घूम रहा था और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल फट जाएगा। जब इंद्रधनुष बोतल पर छा गया तो बोतल स्वयं तैरने लगी। हान सेन का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक एक बुरी भावना ने उसे घेर लिया। वह जल्दी से वेदी से दूर हट गया और रक्त किरण के पास लौट आया। लैन हेक्सिन अभी भी उस चमकती हुई सायरन बोतल को घूर रही थी। अपने सामने मंडरा रहे खतरे को न पहचानते हुए वह अभी भी सायरन बोतल के अपने मालिक चुनने का इंतजार कर रही थी। जब बाकी सायरन ने देखा कि सायरन की बोतल चालू हो गई है तो वे घुटनों के बल झुक गए और उसके आगे झुकने लगे। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी बुदबुदाए जो हान सेन को समझ नहीं आए। उसने सोचा कि ये सायरन की भाषा होगी। धमाका! सायरन बोतल की इंद्रधनुषी रोशनी फूट पड़ी। बोतल का प्रभामंडल फैल गया, मानो क्रिस्टल पैलेस के शिखर तक पहुंचता हुआ प्रकाश का एक स्तंभ हो। क्रिस्टल पैलेस की छत को छूते ही धुंधला इंद्रधनुष फैलने लगा। वह पूरे क्रिस्टल पैलेस में फैलने लगा। पूरा महल जगमगाने लगा, मानो सुबह की रोशनी में पूरी इमारत डूब गई हो। वेदी की गुप्त पदार्थ श्रृंखला भी धुंधले इंद्रधनुष से प्रभावित हुई। वह भी चमकने लगी। वेदी के ऊपर कई जादुई मंत्र बजने लगे।
लिन हेक्सिन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सबने हान सेन की तरफ देखा। लान हेक्सिन वेदी से उठकर हान सेन से पूछने लगी, भाई ये क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि इस चीज में कोई समस्या है, लेकिन तुम लोगों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हान सेन क्रिस्टल पैलेस से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुख्य दरवाजा इंद्रधनुषी रोशनी से बंद था। हान सेन ने उसे कई बार खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंद्रधनुषी रोशनी की वजह से उसे पीछे धकेल दिया गया। हालांकि रोशनी हर जगह फैल रही थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हान सेन बाहर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वह बाकियों के साथ वहीं फंसा हुआ था। तुमने और तुम्हारी माँ ने ये योजना बनाई ताकि तुम हमें धोखा दे सको। बूढ़ी सायरन महिला हान सेन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाए। हान सेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो साफ तौर पर एक बेवकूफ थी और उसे समझने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। सायरन हॉल से बाहर नहीं जा सकी। बूढ़ी सायरन औरत ने हान सेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पकड़ो इसे। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कुतिया अपने बेटे को पीछे छोड़ देगी। हान सेन उस बेवकूफ बूढ़ी सायरन औरत को बहुत देर तक घूरता रहा। क्या तुम्हें दौरा पड़ा है या कुछ और? हालांकि सायरन अभी भी हान सेन को घेरे हुए था और वह नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। अर्ध देवीभूत बुढ़िया उनकी सबसे शक्तिशाली सदस्य थी। बाकी सभी राजा वर्ग के थे। हान सेन के रक्त किरण में अर्ध देवीभूत शक्तियां थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुढ़िया सायरन महिला ने यह आदेश कैसे मान लिया कि यह एक अच्छा विचार है। हालांकि सायरन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उन्होंने हान सेन को घेर लिया, लेकिन उन्होंने उस पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। ले जाओ इसे, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच पाएंगे, बूढ़ी सायरन महिला चीखी। उसने अपना मूंगा छड़ी उठाया और एक जलीय शक्ति इकट्ठा की। वह एक जल अजगर बन गई जो रक्त किरण की ओर तेजी से बढ़ी। बाकी सायरन उस बूढ़ी सायरन महिला की मदद के लिए आगे बढ़े। वे मिलकर हान सेन को नीचे गिराना चाहते थे। रक्त किरण का फ्यूज बहुत कम समय तक काम करता था। उसने कुछ रक्त वायु उगली जिससे बूढ़ी सायरन महिला का जल ड्रैगन नष्ट हो गया। फिर उसने अपना रक्त क्षेत्र सक्रिय कर दिया और उन्हें घेरने वाले सायरन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हान सेन ने लिली को ब्लड किरण की पीठ पर लिटाया, फिर ब्लड किरण के सिर को छुआ। वह चिल्लाया, उन पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। समस्या तो वही है। सायरन को झटका लगा। हान सेन बुढ़िया की ओर इशारा कर रहा था। बूढ़ी सायरन औरत ने ठंडे स्वर में कहा, अब भी तुम हमें बांटने की कोशिश कर रही हो। तुम दुष्ट हो। हम अंधे थे और यह नहीं बता पाए कि तुम इतने दुष्ट हो। बेहतर होगा कि तुम हमें बताओ कि तुमने और उस कुतिया ने क्या साजिश रची थी। हम पर नाराज मत हो कि हम अपने ही परिवार के एक सदस्य को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद बूढ़ी सायरन महिला ने रक्त किरण के खिलाफ अपने कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। रक्त किरण ने जवाब में दहाड़ लगाए और बूढ़ी सायरन महिला से लड़ने के लिए आगे दौड़ी। हालांकि बूढ़ी सायरन महिला रक्त किरण का मुकाबला नहीं कर सकी। उसने जो क्षेत्र बनाया था वह रक्त किरण द्वारा छोड़े गए व्यापक रक्त क्षेत्र को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह तुरंत ही नुकसान में थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इन्हें नीचे उतारो, यही हमारे जीने का एकमात्र मौका है, बूढ़ी सायरन औरत चीखी। सायरन किंग्स लड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन लेन हेक्सिन का चेहरा हिचकिचा रहा था। लेन हेक्सिन, जरा सोचो, वो कौन था जिसने तुम्हें अवशेष खोलने दिया? वो कौन था जो तुम्हें यहाँ लाया? वो कौन था जिसने कहा कि बोतल ही अवशेष है? वो कौन था जिसने इस झगड़े को भड़काया? हान सेन ने लेन हेक्सिन पर चिल्लाया। उसने खूनी किरण का सिर अपने हाथों से पकड़ लिया। वह खूनी किरण को बूढ़ी सायरन औरत के अलावा किसी और पर हमला करने की इजाजत नहीं देने वाला था। हान सेन उनकी जान बख्शकर अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे पूरा यकीन था कि बूढ़ी सायरन औरत चाहती थी कि वह वहां मौजूद सभी सायरन को मार डाले। ये चाल बिल्कुल साफ थी। बूढ़ी सायरन औरत जानती थी कि वे हान सेन और रक्त किरण से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वह जिद्दी हो रही थी। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह अर्धदेवी बनी औरत अपनी जाति के विनाश के बाद भी इतनी मूर्ख बनी हुई है। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि वह कुछ चाहती ही न हो। अगर बूढ़ी सायरन औरत सचमुच हान सेन को मारना चाहती तो वह खुद हान सेन पर हमला कर देती। लेकिन उसका निशाना तो खूनी किरण था। इस फैसले ने खूनी किरण की खूनी प्यास को और भी बढ़ा दिया। पूरा एक्सट्रीम किंग जानता था कि ब्लड किरण एक क्रूर और गुस्सैल जानवर है, वरना उसने किंग्स गार्डन में किसी की हत्या नहीं की होती। बूढ़ी सायरन औरत का व्यवहार स्वाभाविक नहीं था।
अगर वह सायरन को लड़ने के लिए मना भी लेती तो भी वे हान सेन और ब्लड किरण को हरा नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा वे बराबरी पर भी पहुंच सकते थे, और यह सायरन के लिए कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं होता। बस यही संभावना थी कि बूढ़ी सायरन औरत पूरी सायरन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था। हान सेन नहीं चाहता था कि उसे सायरन को मारने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए उसने खूनी किरण का सिर पकड़ रखा था ताकि वह उन्हें मार न सके। लेकिन रक्त किरण का गुस्सा बहुत क्रूर था। हान सेन उसे नियंत्रित नहीं कर सका। बूढ़ी सायरन महिला रक्त किरण को बार बार उकसा रही थी, और इस वजह से रक्त हवा और भी डरावनी होती जा रही थी। प्राणी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। रक्त किरण ने बूढ़ी सायरन महिला पर जोरदार प्रहार किया। उसका शरीर उड़कर महल की क्रिस्टल की दीवारों में से एक से टकरा गया। उसने खांसी के साथ खून भी उगल दिया। पवित्र कुंवारी, क्या तुम समझ नहीं रही हो? अगर हम जिंदा रहने के लिए नहीं मारेंगे तो सायरन की सारी प्रजातियां अभी और यहीं मार दी जाएंगी। बाय ये और उसकी कुतिया मां हमारी नस्ल को बर्बाद कर देंगे। बूढ़ी सायरन औरत खून से लथपथ थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वह रोने वाली है। लेकिन खूनी किरण ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह दहाड़ता हुआ बूढ़ी सायरन औरत की ओर बढ़ा। हान सेन उसे रोक नहीं सका। रुको, लेन हेक्सन चिल्लाए। सायरन किंग्स भी हान सेन और ब्लड किरण से लड़ने के लिए आगे बढ़े। वे ब्लड किरण की बढ़त को रोकना चाहते थे। हान सेन की आंखें ठंडी लग रही थीं। वह जानता था कि बुढ़िया ने बाकी सायरन को भड़काने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेन हेक्सन, मुझे उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, हान सेन ने भावशून्य स्वर में कहा। उसने ब्लड किरण का सिर छोड़ दिया, फिर उसकी कमर से बंधे थंडर गॉड स्पाइक और घोस्ट टीथ नाइफ को बाहर निकाला। खूनी किरण दहाड़ता हुआ बूढ़ी सायरन औरत पर झपटा। खूनी हवा एक गहरे लाल रंग की रोशनी से चमक उठी। वह आगे की ओर बढ़ी, मानो बूढ़ी सायरन औरत को दो टुकड़ों में चीर डालेगी। लेन हेक्सन और कुछ अन्य सायरन राजा हान सेन को रोकने के प्रयास में आगे आए। मुझे सिर्फ वही चाहिए। इसका तुम में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, उसकी जान चली जाएगी। हान सेन ने गंभीरता से कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पीछे हटने वाला था। हान सेन इस स्थिति को एक और तरीके से सुलझा सकते थे, लेकिन सीधा तरीका ज्यादा तेज होता। उन्हें सायरन की भलाई के लिए कोई कुर्बानी देने में या उनकी गलतियों और मूर्खता के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हान सेन ने वार और वार किया, और उसके आसपास का इलाका चाकू की तीक्ष्णता और तलवार की रोशनी से अस्त व्यस्त हो गया। उसने सायरन राजाओं को काट डाला, जबकि खून की लहरें बूढ़ी सायरन महिला के पीछे उमड़ पड़ी। बूढ़ी सायरन औरत चीखी, मैं सायरन बलि का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर दूंगी। तुम लोग उन पर हमला करने का कोई रास्ता ढूंढो। बड़े नहीं। सभी सायरन सदमे में थे। बूढ़ी सायरन औरत ने हिम्मत करके खुद को संभाला। एक नीली पानी की रोशनी खिले हुए फूलों की तरह फैल गई और उसके भीतर एक डरावनी उपस्थिति उभरने लगी। सायरन के आकार की एक परछाई उस पर उतरी और उसकी उपस्थिति अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। नीली पानी की रोशनी बूढ़ी सायरन औरत से निकलकर नीले तंतु बन गए जो रक्त किरण को घेरे हुए थे। रक्त किरण ने तंतु तोड़ दिए, लेकिन और भी तेजी से आ रहे थे। वे हान सेन और रक्त किरण को अपनी गांठों में फंसाने में कामयाब रहे। बुजुर्ग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेन हेक्सन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि बूढ़ी सायरन औरत क्या कर रही है। बाकी सायरन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि सायरन बलिदान का मतलब अपनी जान गंवाना है। बूढ़ी सायरन अपनी जान दे रही थी, और जाहिर है कि उसका इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। कई सायरन हान सेन और ब्लड किरण को गहरी नफरत से देखते थे। आखिरकार हान सेन और ब्लड किरण ने ही उसे अपनी जान देकर सायरन बलिदान देने के लिए मजबूर किया था। हान सेन जानता था कि उन तक पहुंचने का उसका आखिरी मौका भी चला गया था। बूढ़ी सायरन औरत का ये कदम बेहद क्रूर था। वह चाहे कुछ भी कहे, बाकी सायरन अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वैसे भी कोई बात नहीं। इन बेवकूफों की जान बचाना मेरा काम नहीं है। अगर ये इतनी बुरी तरह मरना चाहते हैं तो कोई संत भी इन्हें नहीं रोक सकता। मैं तो बस हान सेन हूँ। हान सेन ने शांति से बूढ़ी सायरन औरत को देखा। उसने नीली रोशनी के तंतुओं को धकेला और बहादुर दिखने वाली बूढ़ी सायरन औरत ने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इस बार लेन हेक्सन को रक्त किरण और हान सेन पर हमला करने के लिए सायरन को आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। सायरन उन्हें मारने के लिए उसी क्षण आगे बढ़े जब बूढ़ी सायरन महिला ने उन्हें फंसाया। जैसी तुम्हारी मर्जी, हान सेन ने मन ही मन बुदबुदाया।
उसने अपने मूल जल राजा शरीर क्षेत्र और समुद्री ड्रैगन क्षेत्र का इस्तेमाल किया। महल के भीतर कई इलाके आपस में टकरा गए। हान सेन ने अपना चाकू निकाला और खूनी किरण ने जोरदार गर्जना की। वह नीली रोशनी के जालों को चीरता हुआ बूढ़ी सायरन औरत पर टूट पड़ा। जैसे ही सायरन ने हान सेन और रक्त किरण पर ताबड़तोड़ हमला किया, उनके चारों ओर चाकू और तलवारें चमकने लगीं। सायरन राजा रक्तपिपासा से भर गए थे और हान सेन को उनसे निपटना था और साथ ही उनके जाल से भी लड़ना था। स्थिति बहुत ही भयावह और खतरनाक थी। सायरन ने अपनी पूरी कोशिश की और बूढ़ी सायरन महिला ने जितना हो सके उतना उदास और बहादुर दिखने की कोशिश की। वह राक्षसी सायरन परछाइयों को थामे रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति खर्च कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रोशनी खत्म होने वाली है। हालांकि वह अभी भी खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके सातों छेदों से खून बह रहा था। उसके बाल सफेद हो गए थे और ऐसा लग रहा था मानो वो मर रही है। अचानक बूढ़ी सायरन औरत को खून की उल्टी हुई। उसका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर पड़ेगी। ज्येष्ठ, लेन हेक्सन चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं मरने लायक हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने सायरन को नष्ट नहीं होने दे सकती। मैं सायरन और उनके खून की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बूढ़ी सायरन औरत चीखी। नीली रोशनी फिर से और भी तेज आवाज में फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी बची हुई जीवन शक्ति इस आखिरी विस्फोट में डाल दी हो। सायरन की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वे हान सेन और ब्लड किरण को खत्म करने के इस आखिरी मौके का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेन हेक्सन, अगर तुम इसे अभी रोक दो तो तुम वापस आ सकती हो, हान सेन ने खूनी किरण के ऊपर से कहा। उसने सीधे लेन हेक्सन की तरफ देखा। लिली हान सेन के पीछे बैठी थी और उसकी कमर कसकर पकड़े हुए थी। ये लड़ाई उसके बस की बात नहीं थी। अगर हान सेन न होता तो शक्ति की धाराएं उसे पहले ही चीर फाड़ चुकी होती। तुम और तुम्हारी मां सायरन को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर हमने तुम लोगों के साथ कुछ बुरा भी किया हो तो भी तुम्हारे अंदर सायरन का खून है। क्या तुम अपने दिलों से नफरत नहीं निकाल सकते? तुम हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लेन हेक्सन उदास लग रही थी जब उसने यह बात कही। मैंने तुमसे कहा था, यह मेरा काम नहीं है। उसी ने तुम लोगों को फंसाया है। हान सेन ने बोलते हुए बूढ़ी सायरन महिला की ओर इशारा किया। बाई, तुम अब भी ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं या कुछ और? एक सायरन राजा गरजा। आज मैं तुम्हें बड़े की खातिर मार डालूंगा। एक और सायरन राजा दहाड़ा। उसे मार डालो। ... मैंने तुम लोगों को 3 मौके दिए हैं। अब जो भी होगा वह तुम पर निर्भर है। हान सेन ने अपना हथियार उठाया और आगे बढ़ाया। अचानक पूरा हॉल चाकू के रेशों से भर गया। वे हर जगह दिखाई दिए और आगे बढ़ रहे थे। ब्लग, पूरे महल में ताज़ा खून बिखरा हुआ था। चाकू के रेशों ने सायरन को मार डाला और नीली रोशनी के तंतुओं को चीर डाला। अंग और खून हवा में उड़ रहे थे और अचानक पूरा हॉल लाल हो गया। हान सेन, लिली, ब्लड किरण, लेन हेक्सन, बाओ एर और बूढ़ी सायरन महिला को छोड़कर हॉल में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। सायरन राजाओं के सभी अंग भंग कर दिए गए थे। कुछ सायरन राजा अभी भी सांस ले रहे थे, लेकिन अपने अंग खो देने के कारण वे अपने ही खून में लौटते हुए केवल कर्कश स्वर में चीख ही पा रहे थे। लेन हेक्सन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह वहीं खड़ी रही। वह डरी हुई लग रही थी, निराश, अविश्वासी। उसके चेहरे पर अनगिनत भावनाएं झलक रही थीं। लेन हेक्सन का शरीर कांप रहा था जब उसने हान सेन की ओर इशारा किया। उसने सोचा भी नहीं था कि ये अंत होगा। उसने हान सेन के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार किया। क्या अब तुम खुश हो? हान सेन ने लेन हेक्सन की उपेक्षा की और बूढ़ी सायरन महिला से बात की। हाँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम सचमुच उस कुतिया के खून की हो। तुम्हारे दिल गहरे हैं, लेकिन अगर तुम मेरी चाल समझ भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिर भी तुम्हारे साथ धोखा किया। बूढ़ी सायरन औरत खिलखिलाकर हंसी। वह उदास नहीं लग रही थी और उसका मरता हुआ शरीर अचानक बहुत जीवंत लग रहा था। लेन हेक्सन बूढ़ी सायरन महिला को घूर रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जमीन पर बहता सायरन का खून हिलने लगा। वह दौड़कर वेदी की ओर बढ़ा और वेदी को लाल रंग से रंग दिया। बुजुर्ग, क्यों? लेन हेक्सन ने बूढ़ी सायरन महिला को अविश्वास से देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? बुढ़िया सायरन औरत का चेहरा बिगड़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी जानना चाहती हूं कि क्यों।
मैं इतनी प्रतिभाशाली क्यों हूं, फिर भी एक भी सायरन मेरी उपलब्धियों की कद्र नहीं कर पाए। क्या इसलिए कि मुझमें पवित्र कुंवारी का खून नहीं है? क्या इसलिए वह कुतिया पवित्र कुंवारी बन गई? अगर ऐसा गद्दार पवित्र कुंवारी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैंने उस कुतिया के मरने का कई साल इंतजार किया, लेकिन उन्होंने तुम्हें, एक ऐसी लड़की जिसका खून भी शुद्ध नहीं था, पवित्र कुंवारी बनने दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका देने के बारे में क्यों नहीं सोचा। मैं बहुत चालाक हूँ। सायरन में कोई भी वो काम नहीं कर सकता जो मैंने किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर पवित्र कुंवारी के खून की एक बूंद भी नहीं है, मुझे एक आम इंसान समझा जाए। इस दुनिया में क्यों पूछने का कोई मतलब नहीं है। चीजें तभी आपकी होती हैं जब आप उनके लिए लड़ते हैं। बूढ़ी सायरन औरत ने टेढ़ी हंसी हंसी। अब आखिरकार मेरे पास यह मौका है। अगर सायरन मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं इस पूरी जाति को नष्ट कर दूंगा। मैं सायरन बोतल में अपना खून चढ़ा दूंगा और एक नई जाति का निर्माण करूंगा जो मुझे अपना अल्फा मानकर पूजेगी। इसी वजह से आप हमारी प्रजाति के आखिरी सदस्य को भी मार डालने को तैयार हैं। लेन हेक्सिन बहुत उदास दिख रही थी। वे कुछ भी नहीं हैं। जब तक मेरे पास सायरन बोतल है, मैं देवता बन सकती हूँ। मैं अपनी एक अलग जाति बना सकती हूँ। बूढ़ी सायरन औरत थोड़ी पागल लग रही थी। तुम्हारे पास पवित्र कुंवारी रक्त नहीं है। तुम सायरन बोतल को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ है। लेन हेक्सिन बेहद उदास दिख रही थी। बूढ़ी सायरन औरत हंसी। तो फिर तुम्हें उस कुतिया का शुक्रिया अदा करना होगा। वो चाहती थी कि उसका सनकर बेटा पवित्र बोतल का हकदार बने। उसने यहाँ ये क्रिस्टल पैलेस और रक्त वेदी बनवाए और तुम्हारे साथ सौदा किया। उसने ये सब उसके फायदे के लिए किया। उसने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारे खून के लिए किया। इस वेदी, सायरन के खून और पवित्र बोतल के शुद्धिकरण से मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ। पवित्र कुंवारी के खून के बिना भी। जब मैं जवान थी तब मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन मैंने उस कुतिया का साथ दिया। उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने हर संभव कोशिश की। उसकी सेवा करते हुए मैं कई बार लगभग मर ही गई थी। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी उसके लिए मर गया। उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया। अब मैं ही अकेली हूँ जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उस कुतिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे धोखा देने की साजिश रच रही हूँ। उसे कभी पता ही नहीं चला कि मैंने ही उसे मारा था। वह अपने सनकर बेटे को भी अपना राज नहीं बता सकी। अब सब कुछ मेरा है। मैं अगली नस्ल की अल्फा बनूंगी। ये कहकर बूढ़ी सायरन औरत पागलों की तरह हंस पड़ी। वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी लग रही थी। लगता है तुम भूल गई हो कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। हान सेन ने उस बूढ़ी सायरन महिला को गर्व से देखा। हान सेन की ओर देखते ही बूढ़ी सायरन औरत की मुस्कान गायब हो गई। तुम बुरे नहीं हो। तुम भी उस कुतिया जितनी ही चालाक रही होगी जो इतने दिनों तक चीजें छिपाए रखी। तुम्हारी अपनी योजना तो ठीक थी, पर तुम अभी बहुत छोटी हो और तुमने सारी सायरन को मार डाला। कितनी शर्म की बात है। अब रक्त वेदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पवित्र बोतल को परिष्कृत किया जा रहा है। हालांकि इसका अभी पूरा इस्तेमाल नहीं हो सकता, मुझे बस इसकी थोड़ी सी शक्ति उधार लेकर तुम्हें और रक्त के ऋण दोनों को मारना है। मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह से पवित्र कुंवारी रक्त के बिना हैं। इसके बिना आप पवित्र बोतल की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हान सेन ने पूछा। हान सेन ने कुछ समय पहले ही बूढ़ी सायरन महिला की योजना का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं मारा था क्योंकि उसे सायरन बोतल भी चाहिए थी। उसकी भी वही समस्या थी जो उस बूढ़ी सायरन औरत की थी। उसके पास असली जल राजा का शरीर तो था, लेकिन उसमें पवित्र कुंवारी का खून नहीं था। पवित्र बोतल उसे अपना स्वामी मानने को तैयार नहीं थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि हान सेन ने बाई यी की जगह ले ली थी। बाई यी की मां को भी यकीन नहीं था कि युवा राजकुमार बोतल का इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए उसने रक्त वेदी बनवाई। उसे रक्त बलिदान की जरूरत थी ताकि बाई यी सायरन बोतल को नियंत्रित कर सके, लेकिन हान सेन के लिए यह फिर भी असंभव था। हान सेन उस बूढ़ी सायरन औरत की योजना जानना चाहता था। सायरन बोतल को नियंत्रित करने का कोई तरीका जरूर उसके पास होगा। इसलिए उसने अभी तक उस पर वार नहीं किया। कोई बात नहीं, जल्द ही तुम मान जाओगी। मैं तुम दोनों सनकरों को बलि के रूप में इस्तेमाल करूंगी। फिर मैं सायरन बोतल को नियंत्रित कर पाऊंगी और अपनी एक जाति बना पाऊंगी। मैं उसकी अल्फा और नेता बनूंगी। बूढ़ी सायरन औरत ने कहा। वह वेदी की ओर चली गई और सायरन बोतल उठा ली। उसके चेहरे की रेखाओं में जुनून गहराई से अंकित था। लेन हेक्सिन ने उस बूढ़ी औरत को रोकने के लिए अपनी क्षेत्र शक्ति का इस्तेमाल किया,
लेकिन जैसे ही लेन हेक्सिन वेदी की ओर बढ़ी, वेदी की इंद्रधनुषी रोशनी ने उसे वापस लौटा दिया। वह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकी। बूढ़ी सायरन औरत ने बोतल उठाए और हंस पड़ी। वो घटिया कुतिया मेरे लेवल की तो नहीं थी, पर फिर भी तुम दोनों से बेहतर थी। तुम दोनों सनकर आज मर जाओगी। हान सेन ने बूढ़ी सायरन औरत को दिलचस्पी से देखा और कहा, तुम मुझे मारने वाली हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि एक्सट्रीम किंग तुम्हारा शिकार कर लेगा? बूढ़ी सायरन औरत मुस्कुराए और उसे तिरस्कार से देखा। मैंने बाईगी को बड़ा होते देखा है। उस कुतिया के अलावा मुझसे ज्यादा उसे कोई नहीं समझता था। तुम बाईगी नहीं हो। मुझे नहीं पता तुमने जो किया वो कैसे किया। शायद ये कंज्यूम जैसा ही हुनर था। खैर, क्रिस्टल पैलेस का दरवाजा खोलने की तुम्हारी क्षमता साबित करती है कि तुमने हाइब्रिड बाईगी के खून को निखारा है। मैं तुम्हारा खून लेकर तुम्हें राजा बाई को दूंगी। मुझे लगता है वो इसकी कद्र करेंगे। मैं सायरन की बोतल ले सकती हूँ और राजा बाई का इनाम पा सकती हूँ। कहना पड़ेगा, लगता है भगवान मेरे साथ है। हाँ हाँ। लेन हेक्सिन ने हान सेन को हैरानी से देखा। उसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उसके सामने खड़ी बाईगी नकली है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बहादुर होगा कि वह चरम राजा के राजकुमार का भेष धारण कर लेगा। आरोप से इनकार करने के बजाय हान सेन ने उसे स्वीकार कर लिया। वह चुपचाप खड़ा रहा और बूढ़ी सायरन महिला को देखता रहा। उसके हाथ चमक रहे थे। उसके हाथों से शक्ति निकलकर सायरन बोतल में प्रवाहित हो रही थी। सायरन बोतल के पंख सायरन औरतों के चेहरों जैसे थे। वे जीवंत लग रहे थे। उनकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं और नीली लहरें उन पर लहरा रही थीं। वे उदास सूंघने जैसी आवाजें निकाल रही थीं, मानो कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो। कुछ ही देर बाद बोतल के अंदर पानी की एक बूंद उभरी। बूढ़ी सायरन महिला ने खुशी खुशी बूंद पकड़ी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसका शरीर चमकने और बदलने लगा। इंद्रधनुषी रोशनी उस पर छा गई और बूढ़ी सायरन औरत का पेड़ की छाल जैसा चेहरा बदल गया। उसकी उम्र और झुर्रियां गायब हो गईं और वह 18 साल की लड़की बन गई जिसकी त्वचा चिकनी और गोरी हो गई। उसकी मछली के शल्क पारदर्शी और क्रिस्टल जैसे लग रहे थे और वे इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से नया हो गया था और उसके साथ ही उसका अस्तित्व भी बदल गया था। उस सायरन बोतल की वजह से क्रिस्टल देव शंख देवता बन गए। हान सेन ने सायरन एल्डर की ओर देखा। वह अब बूढ़ी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से जवान हो गई हो। सायरन एल्डर ने अपनी मछली की पूंछ हिलाई और लहरें उसके पीछे उमड़ पड़ी। जैसे ही वह रक्तवेदी से दूर तैरकर हान सेन और लेन हेक्सिन की ओर बढ़ी, वह गर्व से हंसी। जब तक मेरे पास पवित्र बोतल है, मैं जो चाहूं वह मेरी पहुंच में है। उसके बाद सायरन एल्डर ने अपना हाथ हिलाया। एक इंद्रधनुषी रोशनी हान सेन और लेन हेक्सिन पर चमकी। उसकी शक्तियां अब उसकी मूल क्षमताओं से बहुत अलग थीं और उसका हमला सायरन बोतल के अंदर दिखाई देने वाली धुंधली इंद्रधनुषी रोशनियों जैसा था। धुंधली इंद्रधनुषी रोशनियां नीचे आईं और हान सेन और अन्य लोगों को फंसाने के लिए उनके चारों ओर क्रिस्टल की बोतलों में बदल गईं। हान सेन ने क्रिस्टल भगवान शंख को लगभग समान शक्ति का उपयोग करते देखा था और अब वह निश्चित रूप से जानता था कि शक्ति सायरन बोतल से आई थी। लेकिन सायरन एल्डर क्रिस्टल गॉड शंख से कमजोर थी। उसने एक पदार्थ श्रृंखला शक्ति उत्पन्न की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वह क्रिस्टल गॉड शंख की पदार्थ श्रृंखलाओं जैसी ठोस नहीं थी। लगता है वो सायरन बोतल की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन क्रिस्टल गॉड शंख ने सायरन बोतल की शक्ति का इतना अच्छा इस्तेमाल कैसे किया? वो सायरन बोतल को सक्रिय नहीं कर सकता था और उसके पास बलिदान देने के लिए जरूरी सायरन रक्त भी नहीं था। हान सेन ने मन ही मन सोचा। लेन हेक्सिन की शक्ति ने क्रिस्टल की बोतल पर प्रहार किया, लेकिन कोशिश नाकाम रही। उसके प्रहार ने किंग क्लास की शक्ति से बोतल की सतह पर प्रहार किया, लेकिन वह उसे हिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। हाँ, ये बेकार है। ये सायरन बोतल की शक्ति है। मुझे अपना खून लेने दो ताकि मैं इसे सायरन बोतल पर इस्तेमाल कर सकूं। जब मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लूंगा तो मुझे और भी अधिक शक्ति प्राप्त होगी और फिर मैं अपनी एक जाति शुरू कर सकूंगा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगी। मैं एक अल्फा बन जाऊंगा। सायरन एल्डर के चेहरे पर एक उन्मादी मुस्कान फैल गई और उसके चारों ओर फैले इंद्रधनुषी रंग और भी चमकीले हो गए। जैसे जैसे सायरन एल्डर दबाव डाल रही थी, कांच की बोतल छोटी होती जा रही थी। वह उसमें बैठे लोगों को कुचल देना चाहती थी। छोटी लाल चिड़िया। हान सेन समझ गया कि सायरन एल्डर सायरन बोतल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, लेकिन उसने छोटी लाल चिड़िया को बुलाने में संकोच नहीं किया।
छोटा लाल पक्षी बाओ एर के कंधे पर उड़ गया, फिर वह हानसेन की उंगली पर कूद गया और उस पर चहचहाया। अब हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। इस बुढ़िया को भगा दो, लेकिन इसकी आखिरी सांसें मेरे लिए छोड़ दो। मैं इसे खुद खत्म करना चाहता हूं, हानसेन ने छोटी लाल चिड़िया को आदेश दिया। सायरन एल्डर को ऐसा लगा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो, और वह हंस पड़ी। अभी तो अंत नहीं हुआ है, और तुम अभी से पागल हो रही हो। धमाका। सायरन एल्डर के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि छोटी लाल चिड़िया उड़ गई। हानसेन की उंगली से उठते ही उसके शरीर के चारों ओर लपटें उठने लगीं। अचानक छोटी लाल चिड़िया एक सुनहरे अग्नि फीनिक्स में बदल गई। फीनिक्स के पंखों ने दो जोरदार फड़फड़ाहटें की, जिससे आग की लपटें उठीं और कांच की बोतल की दीवारें झुलस गईं। क्रिस्टल की दीवारों से बनी पदार्थ की जंजीरें कागज जैसी थीं। लपटें उन पर नाच रही थीं, और वे पल भर में राख में बदल गईं। लगता है सायरन एल्डर की शक्ति क्रिस्टल गॉड शंख से कहीं कम है। ये तो किसी नकली देवता की शक्ति है, हानसेन ने मन ही मन सोचा। देवी देवीकृत विदेशी जनित नहीं, असंभव। सायरन एल्डर की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसने देखा उस पर पूर्ण अविश्वास से भर गईं। लेन हेक्सिन को भी यकीन नहीं हो रहा था। वह उस छोटे लाल पक्षी को हैरानी से देख रही थी जो अग्नि फीनिक्स में बदल गया था। दोनों सायरन उस छोटी लाल चिड़िया से पहले से ही परिचित थीं, क्योंकि बाओ एर रोज उसके साथ खेलती थी और उसे धमकाना खास तौर पर पसंद था। लेन हेक्सिन को कभी कभी उस छोटी सी चिड़िया पर तरस आता था, लेकिन बाओ एर द्वारा धमकाए जाने से उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर समय उसका पीछा करती रहती थी। वह छोटा लाल पक्षी असल में एक देवता रूपी विदेशी प्राणी था। यह विचार ही मन को झकझोर देने वाला था, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। वह छोटा लाल पक्षी जो अग्नि फीनिक्स में बदल गया था, अब बूढ़ी सायरन महिला की ओर उड़ रहा था। और जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने एक सुनहरा आग का गोला उगल दिया। सायरन एल्डर चीखी, उसकी आवाज उनके चारों ओर अजीब तरह से गूंज रही थी। उसका शरीर चमक रहा था और वह रोशनी एक कांच की बोतल बन गई जिसने उस छोटे लाल पक्षी को घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उन आग के पास पहुंचा, वह धूल में बदल गई। लपटें सायरन एल्डर की ओर बेतहाशा बढ़ रही थीं। सायरन एल्डर बच नहीं पाए। उसने अपने हाथों से हमलों को रोकने के लिए अपनी दिव्य ज्योति को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ आग के संपर्क में आए, वे जलने लगे और फिर उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। आह नहीं, ये नामुमकिन है। मैं अल्फा बनना चाहती हूँ। मैं ये पवित्र बोतल पाना चाहती हूँ। सायरन एल्डर गुस्से से चीखी, जैसे ही क्रूर आग उसे भस्म कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसका जला हुआ शरीर राख में बदल गया। वह कोई असली देवीय शक्ति नहीं थी, है ना? लगता है उसके तरीके खामियों से भरे थे। सायरन बोतल को काबू करने के लिए बाई और लेन हेक्सिन का खून मिलाना होगा। हानसेन ने अपना भूतिया दांत वाला चाकू निकाला। वह आगे बढ़ा और मरते हुए सायरन बुजुर्ग का सिर काट दिया। उत्परिवर्ती जैनोजेनिक राजा का शिकार, सायरन लेडी। उत्परिवर्ती जैनोजेनिक जीन मिला। हानसेन द्वारा सायरन एल्डर को मारने के बाद भी आग जलती रही। सायरन एल्डर का शरीर राख में बदल गया। धूसर रंग के बीच एक नीला रत्न पड़ा था, जो शायद उसका विदेशी जीन रहा होगा। लेकिन मुझे उसकी पशु आत्मा नहीं मिली। हानसेन ने मणि पकड़ ली और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। हानसेन ने नीले रत्न को अपनी छाती की जेब में रख लिया, फिर वेदी के पास पहुंचे। वेदना। हानसेन ने वेदी तक जाने की कोशिश की, लेकिन धुंधले इंद्रधनुष ने उसे रोक दिया। हानसेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने सायरन एल्डर का अनुकरण किया, लेकिन फिर भी वह वेदी तक नहीं पहुंच सका। लेन हेक्सिन ने अपने होंठ काटे और कहा, लगता है तुमने अपनी मेहनत यहां बर्बाद कर दी है। आखिरकार तुम पवित्र बोतल नहीं पा सकोगे। हानसेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने कुछ देर तक सायरन की बोतल को देखा और अचानक बोली, ये तुम हो, है ना? सायरन की आखिरी पवित्र कुंवारी, बाई यी की मां। तुम बहुत होशियार बच्चे हो। सायरन बोतल से एक औरत की आवाज आई। बोतल में धुंधला इंद्रधनुष फोकस में आ गया और एक खूबसूरत सायरन औरत में बदल गया जो दरवाजे पर लटकी हुई थी। उसके कान सफेद थे और शल्क भी सफेद थे। उसकी त्वचा जैद जैसी लग रही थी और हानसेन की जेड स्किन से भी ज्यादा चिकनी। उसके बाल लंबे और काले थे और कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखें ऑब्सीडियन जैसी थीं। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और एक कोमल मुस्कान उसके चेहरे पर गर्माहट ला रही थी। हो, पवित्र कुंवारी। लेन हेक्सिन ने सायरन बोतल के पास खड़ी महिला को हैरानी से देखा। उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे संभाले।
वो सारी चीजें जो उसने कभी नहीं होने की सोची थी, इतने कम समय में घटित हो गईं। लेन हेक्सिन को लगा जैसे उसके पूरे जीवन में इतने अप्रत्याशित मोड़ नहीं आए जितने पिछले 10 मिनटों में आए। छोटी शिनशिन, तुम अब भी पहले की तरह प्यारी और भोली हो। श्वेत शल्क वाली महिला ने लेन हेक्सिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा था कि तुम। लेन हेक्सिन को अपनी बात कहने में दिक्कत हो रही थी। स्थिति इतनी अप्रत्याशित थी कि उसका दिमाग उसमें ढलने के लिए संघर्ष कर रहा था। महिला ने आह भरते हुए कहा, मेरे विकास के दौरान कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आईं और लिटिल यून ने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ जबरदस्ती किया और मुझे जिंदा रहने के लिए खुद को सायरन बोतल में डालना पड़ा। हान सेन अब समझ गया। जिस छोटी यून का उसने जिक्र किया था, वह निस्संदेह सायरन एल्डर थी। ऐसा लग रहा था कि उसने बाई की मां को कभी नहीं जीता था। उसने जो योजना बनाई थी, वह असल में बाई की मां की बड़ी साजिश का एक हिस्सा थी। भले ही वह विकसित न हो पाए हो, फिर भी उसने जीत हासिल की थी। फिर उस महिला ने हान सेन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही हल्की मुस्कान थी और उसने कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। तुमने सुना होगा कि सायरन एल्डर ने क्या कहा। मैं तुम्हारा बेटा बाई नहीं हूँ, हान सेन ने सरलता से कहा। औरत ने सिर हिलाया, मुझे पता है। बाई वैसे भी मेरा बेटा नहीं था। जब महिला ने ऐसा कहा तो लेन हेक्सिन सदमे में आ गई। यहां तक कि हान सेन भी हैरान रह गया। उस स्त्री ने समझाया, मैं सायरन कुंवारी हूं। मुझे अपना शरीर पवित्र रखना है। मेरे पास चरम राजा से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैंने राजा बाई के साथ एक समझौता किया था। मैं उनकी पत्नी के रूप में जानी जाऊंगी, लेकिन जब बच्चे पैदा करने की बात आएगी, तो वह काम मेरे पास रहने वाली एक अन्य सायरन स्त्री करेगी। वह व्यक्ति सायरन एल्डर तो नहीं हो सकता था, है ना? हान सेन का दिल धड़क उठा। उस औरत ने हान सेन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ, वो सचमुच छोटी यून थी। और वो सिर्फ एक बार किंग बाई के साथ सोई थी। उसे किंग बाई के साथ मेरे सौदे के बारे में पता ही नहीं था, और उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अभी भी कुंवारी हूं। हान सेन कांप उठा और उसने कहा, बाई उसका बेटा था। बच्चे, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूं। महिला ने हान सेन की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। यह एहसास हान सेन की हड्डियों में मानो सिहरन सी दौड़ गई। उसने मान लिया कि उसका अंदाजा सही था। सायरन एल्डर ने कहा था कि उसने इस औरत के लिए अपना बेटा दिया था। लेकिन उस सफेद शल्क वाली औरत का असल में कोई बच्चा नहीं था। बाई में राजा बाय और एक सायरन का खून था। बस यही संभावना थी कि बाई सायरन एल्डर का बेटा हो, लेकिन इस सफेद शल्क वाली औरत ने बच्चे को अपने लिए लेने के लिए कोई चाल चली हो। सायरन एल्डर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, और वह इतने समय से यही मानती रही थी कि उसका बेटा मर चुका है। कितनी डरावनी औरत है। सायरन एल्डर को कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि बाई उसका बेटा है। शुक्र है उसे पता नहीं चला, वरना वो बाई के लिए सब कुछ कर देती, और शायद राजा बाई के सामने मेरी पोल खोल देती। हान सेन ने उस औरत की प्यारी सी मुस्कान देखी और राहत महसूस की। बच्चे, क्या तुम और मैं कोई सौदा कर लें? महिला ने हान सेन की ओर मुस्कुराकर कहा। कैसा सौदा? हान सेन ने पूछा। तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा है। मेरा शरीर नष्ट हो चुका है और मैं सायरन बोतल के अंदर रहता हूं। अगर मुझे कोई शरीर नहीं मिला तो मैं गायब हो जाऊंगा। तुमने बाई का भेष धारण कर लिया है। वह मेरा बेटा नहीं, बल्कि राजा बाई का बेटा था। मुझे लगता है तुम्हें पता है कि अगर राजा बाई को पता चल गया कि तुमने बाई को मार डाला है तो क्या होगा। वह औरत सीधी सादी थी, जिसकी हान सेन ने सराहना की। मैं इससे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और मैं तुम्हें सायरन बोतल की शक्ति का इस्तेमाल करने में मदद कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक शरीर भी ढूंढना होगा। तुम क्या सोचती हो? यह कोई बुरा सौदा नहीं लग रहा। मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगा, हान सेन ने कहा। औरत हैरान लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान सेन इतनी जल्दी मान जाएगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। बेटे, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, हान सेन ने कहा। तो बोलो, महिला ने सिर हिलाया। तुम मुझे नाम से बुला सकते हो, या बस हे, या यू, या जो भी कह सकते हो। बस मुझे बच्चा कहना बंद करो, हान सेन ने गंभीरता से कहा। महिला ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझती हूं। तो फिर चलें, हान सेन ने महिला की ओर सिर हिलाते हुए कहा।
अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो सायरन बोतल के बाईं ओर दस्तक देना। औरत की नजर हान सेन से मिली और सायरन बोतल की चमक थम गई। इंद्रधनुष वापस सायरन बोतल में बह गया और औरत को भी अपने साथ ले गया। सायरन बोतल वेदी से निकलकर हान सेन के हाथ में आ गई। प्रकाश गायब हो गया और सायरन बोतल एक साधारण क्रिस्टल बोतल से अधिक कुछ नहीं लग रही थी। हान सेन ने एक पल के लिए सायरन बोतल को देखा, फिर उसे दूर रख दिया। वह औरत बहुत मजबूत थी। उसके पास सायरन का अवशेष, सायरन की बोतल उसके वर्तमान अस्तित्व का आधार थी। मुमकिन था कि छोटी लाल चिड़िया भी उसका सामना न कर पाती। उनके बीच एक अस्थायी समझौता था कि वे साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उनके बीच लड़ने की कोई वजह नहीं थी। अगर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके बीच टकराव हुआ तो हालात बहुत जल्दी बिगड़ सकते थे। उस औरत ने बाकी सायरन को वहां लाकर उन्हें मार डालने के लिए सायरन एल्डर का इस्तेमाल किया था। उसे सायरन का खून चाहिए था। उसकी योजना में शायद बाएगी और लेन हेक्सिन को भी मारना शामिल था। लेकिन हान सेन की मौजूदगी के कारण उसने उस महिला की योजना को विफल कर दिया था। वह शायद हान सेन और उसकी क्षमताओं के बारे में अनिश्चित थी, इसलिए उसने उसके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। हालांकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, वह ये जानता था, लेकिन अभी उसके लिए काम करना हान सेन के लिए अच्छी बात थी। इसलिए उसने उसे बेनकाब न करने का फैसला किया था। दोनों को कुछ न कुछ हासिल करना था और उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। इसलिए बिना किसी परेशानी या बातचीत के उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। लेन हेक्सिन हक्की बक्की सी लग रही थी। उसने हान सेन और उस औरत के बीच हुए सौदे से पहले की पूरी बातचीत सुनी थी और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। ये किसी अजीबोगरीब मजाक जैसा लग रहा था। तुम क्या कर रही हो? हान सेन पास आया और लेन हेक्सिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानती थी कि वह कमजोर है और वह भाग नहीं सकती। हान सेन के पास एक देवता सा अग्निपक्षी था। अगर वह अकेला भी होता तो भी वह उससे लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं अपनी पत्नी को घर ले जा रहा हूं। मैं और क्या कर सकता हूं? हान सेन ने लेन हेक्सिन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। हिम्मत मत करना। तुमने मेरे सारे लोगों को मार डाला। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेन हेक्सिन ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाए। हान सेन उसे महल से घसीटकर ले जाने लगा। उनकी मौतें तुम्हारी मूर्खता का नतीजा थीं। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो भी सायरन एल्डर ने यहां सबको मार डाला होता, हान सेन ने भावशून्य स्वर में कहा। लेन हेक्सिन ने मुंह तो खोला, लेकिन जवाब के शब्द नहीं निकले। वह पीली पड़ गई और उसके मन में एक निराशाजनक विचार कौंधा। अगर तुम आत्महत्या करने जा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जरा सोचो, तुम कुंवारी खून वाली आखिरी सायरन हो। तुम अपने लोगों की आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम अभी मर गई तो सायरन का खेल खत्म हो जाएगा, हान सेन ने सख्ती से कहा। लेन हेक्सिन ने अपना धैर्य बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और वह कुछ नहीं बोली। अंडरवाटर टाउन में वापस आकर हान सेन ने बाओ एर को लेन हेक्सिन के साथ छोड़ने का फैसला किया, ताकि अगर सायरन ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिससे बाद में उसे सिरदर्द हो। एक आम आदमी मर सकता था और कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई राजकुमारी मर जाती तो ग्रह जल क्षेत्र पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता था। राजा बाए और कई अन्य लोग इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते। इसलिए हान सेन को लेन हेक्सिन पर नजर रखनी थी। सौभाग्यवश बाओ एर उस महिला के साथ था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह नाव को हिलाने के लिए कुछ करेगी। भाई 16, क्या तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? बाय लिंग शुआंग का वीडियो अचानक उसके फोन पर दिखाई दिया। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं रोडबोन पर्वत की चोटी तक पहुंच पाऊंगा। अगर मैं ये समझौता करता हूं और फिर असफल हो जाता हूं तो मैं आपको निराश ही करूंगा, हान सेन ने कहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम पूरी कोशिश करते रहोगे मैं बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा, भले ही तुम असफल हो जाओ। और मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दूंगा, बाय लिंग शुआंग ने कहा। क्या तुम सच में यह वादा कर सकते हो? हान सेन हिचकिचाते हुए दिखे। भाई 16, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं जो भी दूंगा उसमें कंजूसी नहीं करूंगा। अगर तुम चेर चाहते हो तो बड़ी बहन उसे तुम्हें देने में खुशी महसूस करेगी। बाय लिंग शुआंग मुस्कुराया। क्या तुम सच में मुझे चेर देने को तैयार हो? हान सेन बहुत आशान्वित लग रहा था, मानो वह प्यार की आगोश में समा गया हो। बाय लिंग शुआंग मुस्कुराया। भाई 16, लोमड़ियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम सच में लोमड़ी को पहरेदार के रूप में नहीं चाहते, है ना?
आप उसे जाने नहीं देना चाहती, सिस्टर टेन। हान सेन उदास लग रहा था। बाय लिंग शुआंग ने सिर हिलाया। लोमड़ियों के मामले में मर्दों में कोई विरोध नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं उसे तुमसे दूर रखना चाहती हूँ, मुझे बस डर है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है। अगर आप चेयर को जाने नहीं देना चाहती, सिस्टर टेन, तो मुझे 100 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन दे दीजिए। हान सेन यह अनुरोध करते हुए नाराज दिखे। हान सेन असल में चेयर को नहीं चाहता था, जाहिर है। उसने उससे सिर्फ इसलिए अनुरोध किया था ताकि वह विकल्प के तौर पर जेनोजेनिक जीन्स की भरमार का सुझाव दे सके। 100 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन की मांग बहुत ज्यादा थी, यहां तक कि बाय लिंग शुआंग को भी इतनी बड़ी कमी महसूस होगी। बेशक अगर बाय लिंग शुआंग ने चेयर को उसे दे दिया तो हान सेन उसे ले लेगा। अगर चेयर पर उसका कब्जा होता तो वह उसे फॉक्स क्वीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। यह उसके लिए एकदम सही होगा। बाय लिंग शुआंग ने भौहें चढ़ाईं। 100 राजा वर्ग के विदेशी जीन बहुत ज्यादा थे। अपनी दौलत के बावजूद वह इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने हान सेन की ओर देखा। भाई 16, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 50 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन दूंगी। अगर तुम मुझे रोड बोन माउंटेन की चोटी तक पहुंचने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें 50 और दूंगी। अगर तुम पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाते तो तुम अपनी मेहनत के लिए पहले 50 जीन अपने पास रख सकते हो। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जरूर, हान सेन ने सुझाए गए सौदे को तुरंत स्वीकार कर लिया। 50 राजा वर्ग के जीन पाना हान सेन के लिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एकदम सही रहेगा। क्या आप नाइट चाम टाउन आएंगी या आप चाहती हैं कि मैं उन्हें आपके पास भेज दूं? बाय लिंग शुआंग ने अपने बालों को ठीक करते हुए एक समान स्वर में पूछा। मुझे नाइट चाम टाउन आने दो। मुझे चेर की याद आती है। तुम इतनी कंजूस तो नहीं हो जाओगी कि उसे मेरे साथ एक रात बिताने दोगी, है ना सिस्टर टेन? हान सेन ने लालच से पूछा। बाय लिंग शुआंग को हान सेन का लालच पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गई। बाओ एर और छोटा लाल पक्षी अंडरवाटर टाउन में थे, इसलिए हान सेन को डर नहीं था कि लैन हेक्सन और लिली पर कुछ बुरा असर पड़ेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा। हान सेन एक रात चेर के साथ रहे, लेकिन बाय लिंग शुआंग की सोच के अनुसार काम करने के बजाय वे बिस्तर पर लेट गए और जानकारी साझा करते रहे। हान सेन अपने साथ 50 किंग क्लास के जेनोजेनिक जीन घर ले आया था, लेकिन वह अभी उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जब वह किंग क्लास में पहुंचेगा तो ड्यूक के जीन उसके लिए बेकार हो जाएंगे, इसलिए उसे अभी ड्यूक के जीन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ड्यूक रहते हुए किंग क्लास के जीन का इस्तेमाल करना बेकार होगा। हान सेन ने किंग वर्ग के जेनोजेनिक जीन को भंडारण में रख दिया और किंग्स गार्डन चला गया। वहां उसने अपने ड्यूक जीन की संख्या बढ़ाने के लिए ढेर सारी किंग एयर सोख ली। बाय ये अब सबसे शक्तिशाली शाही बच्चों में से एक माना जाता था। यह तथ्य कि हान सेन अब असली शाही बच्चों का गुस्सा नहीं भड़का रहा था, उसकी ताकत का संकेत था। और एक प्राथमिक मूल राजा ड्रैगन पाना मुश्किल नहीं था। चूंकि उसके पास सबसे समृद्ध किंग एयर तक पहुंच थी, हान सेन एक ही दिन में कई ड्यूक जीन हासिल कर सकता था। उसने अपनी चारों जीनों आर्ट्स में से प्रत्येक में 3 जीन लॉक खोल दिए, और बड़ी परीक्षा से पहले उसके पास अभी भी कुछ समय था। जेड स्किन का तत्व शरीर को मजबूत कर सकता था और बर्फ को सील करने की शक्ति प्रदान कर सकता था। म्यूटेंट ब्लड में रक्त तत्व और आनुवंशिक शक्ति थी। रक्तनाली सूत्र थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें समय और स्थान का तत्व था। और डोंगशुआन सूत्र के बारे में हान सेन को पता नहीं था कि वह किस श्रेणी का है। जीन्स की कहानी का तत्व था अनंत काल। ये चीजों को जमा सकता था। जैसे जैसे वह अलग अलग तत्वों पर नियंत्रण पाता, अनंत काल की शक्ति बदलती और अनुकूलित होती जाती। अगर वह इसका सही इस्तेमाल कर पाता तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाती। जीन्स की कहानी ने अपना तीसरा जीन लॉक खोला और हान सेन ने जीन्स की कहानी का इस्तेमाल करके एक बदलाव देखा। काले क्रिस्टल कवच के साथ एक अजीब सा संबंध स्थापित हो गया। हालांकि यह संबंध कमजोर था, हान सेन को महसूस हुआ कि काले क्रिस्टल कवच में जीवन शक्ति और इच्छा शक्ति थी। क्या काला क्रिस्टल कवच कोई जीवित चीज है? क्या काले क्रिस्टल कवच के अंदर कुछ रहता है? हान सेन को समझ नहीं आया। हालांकि कनेक्शन बहुत कमजोर था और आता जाता रहता था। जब भी उसे एहसास होता, कनेक्शन धुंधला सा लगता, मानो स्थिर ऊर्जा से विकृत हो गया हो। स्पेल के राजा वर्ग में पहुंचने के बाद मुझे काले क्रिस्टल कवच के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। शायद मुझे पता चल जाए कि यह क्या है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। राजा का बगीचा बहुत शांत था।
शाही बच्चे अपनी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा शुरू होने से पहले कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था। हान सेन किंग्स गार्डन छोड़कर अंडरवाटर टाउन लौट आया। किंग्स गार्डन से निकलते ही उसे अपने जहाज में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा उसके पीछे से आ रही थी। उसने अपने कंधे पर देखा और पाया कि फॉक्स क्वीन वहां बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्यों हो? हान सेन अपने जहाज के नियंत्रण की ओर मुड़ा। लोमड़ी रानी बैठी रही और मुस्कुराई, मैं यहाँ डेस्टिनीज टॉवर की वजह से हूँ। मेरी प्यारी बड़ी बहन, बहुत से लोग मुझ पर शक करने लगे हैं। मेरे लिए अपनी रक्षा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप क्या चाहती हैं? हान सेन ने कहा। आपके सामने एक अवसर मौजूद है और ये लगभग जोखिम रहित है। अगर आप परीक्षा में शीर्ष 3 में स्थान पाते हैं तो आपको डेस्टिनीज टावर में प्रवेश मिल जाएगा, फॉक्स क्वीन ने कहा। अगर मैं टॉप 3 में आ गया तो क्या मैं डेस्टिनीज टावर में जा सकता हूं? हान सेन चौंक गया। अगर उसे मौका मिले तो वह डेस्टिनीज टावर जरूर जाना चाहेगा। हाँ, लेकिन आपको शीर्ष 3 में होना चाहिए, फॉक्स क्वीन ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। तो फिर मेरे पास कोई मौका नहीं है। 2 देवतुल्य शाही बच्चे हैं और कई अर्धदेवतुल्य भी हैं। इतने सारे हैं कि मैं उन्हें हरा नहीं सकता। हान सेन ने सिर हिलाया। लोमड़ी रानी मुस्कुराए। शीर्ष 3 में आना, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने बाई यी की हत्या की है। चुनाव तुम्हारा है। वह औरत बहुत परेशान करने वाली है। हान सेन को अभी भी फॉक्स क्वीन पसंद नहीं थी। अगर हान सेन की पहचान उजागर हो जाती तो फॉक्स क्वीन को कोई फायदा नहीं होता। अगर उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला होता तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं लगती थी। लेकिन हान सेन लोमड़ी रानी के व्यवहार का अंदाजा लगाने में सामान्य तर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वह एक लोमड़ी थी और सदियों से कैद थी। कोई भी निश्चित नहीं था कि वह कैसा व्यवहार करेगी। हान सेन ने इसके बारे में और सोचा। उसके पास कुछ लोग थे जिनकी उसे जरूरत थी। अंडरवाटर टाउन लौटने के बाद उसने अपनी सायरन बोतल निकाली और उसके बाएं हिस्से पर 3 बार थपथपाया। बोतल से एक इंद्रधनुष निकला जो फिर एक धुंधली आकृति में बदल गया और धीरे धीरे सायरन वजिन के रूप में आकार लेने लगा। हान सेन ने उसे बताया कि उसे फॉक्स क्वीन ने धमकी दी है। सायरन वजिन बेपरवाह दिखी। उसने शांति से कहा, फॉक्स क्वीन तुम्हें धोखा नहीं देगी, लेकिन अगर तुम परीक्षा में टॉप 3 में आ जाओ और डेस्टिनीज टावर तक पहुंच जाओ तो ये बहुत बड़ा इनाम होगा। मेरी पहचान किसी भी पल उजागर हो सकती है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे इतना ध्यान आकर्षित हो? हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सायरन वजिन हंसी। तुम्हारी स्थिति उतनी खतरनाक नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। राजा बाई को तुम पर शक जरूर हुआ था, लेकिन अगर वह तुम्हारी जांच करना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, वह तुम्हें सीधे बुला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे यकीन है कि तुम्हें देखने से कोई मदद मिलेगी। वैसे भी उसे बाई कभी बेटे के तौर पर ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उनकी मुलाकात बहुत कम होती थी। मुझे नहीं लगता कि वह बता पाएगा कि तुम बाई हो या नहीं। दूसरा तरीका मिस मिरर के जरिए तुम्हारी जांच करना होगा। दूसरे लोगों के लिए ये पता लगाने का सबसे मुश्किल तरीका होगा जिससे बचना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लिए यह शायद सबसे आसान होगा। क्यों? हान सेन ने सिर झुकाकर सायरन वजिन की तरफ देखा। उसने मिस मिरर के साथ बिताए अपने समय की कहानी उसे कभी नहीं बताई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि सायरन वजिन इस नतीजे पर कैसे पहुंची। महिला ने हान सेन की उंगली और उस पर पहनी अंगूठी की ओर इशारा किया। तुमने मिरर स्पिरिट आई रिंग पहनी हुई है। तुम मिस मिरर की उम्मीद हो। वह अपनी उम्मीद क्यों तोड़ेगी? आशा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हान सेन को अचानक खुशी हुई जब उसे एहसास हुआ कि सायरन वजिन को इस बारे में कुछ पता है। सायरन वजिन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, मिस मिरर को मिस मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास मिरर स्पिरिट किंग बॉडी है। ये बॉडी उसे मिररिंग की क्षमता प्रदान करती है। वह अपने मिरर बॉडी का इस्तेमाल किसी कुलीन पर कर सकती है, और कुलीन जितना ज्यादा मजबूत होगा उसे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यह अंगूठी मिस मिरर का दर्पण शरीर है। हान सेन ने आश्चर्य से अपनी उंगली में अंगूठी को देखा। सायरन वजिन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, दर्पण शरीर का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि दर्पण शरीर ठोस हो जाता है और किसी और के हाथों में पड़ जाता है तो मिस मिरर उस पर नियंत्रण खो देती है। नए मालिक को दर्पण शरीर से लाभ होगा। मिस मिरर अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए चरम राजा के बीच काफी प्रसिद्ध थी। अपनी युवावस्था में राजकुमारी मिरर का नाम बहुत प्रसिद्ध था।
कई युवा रईस उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन वह किसी की छाया में रहने के लिए बहुत गर्व महसूस करती थी। वह अपने किसी भी साथी को नहीं देखती थी। अंत में उन्होंने किसी से शादी की, लेकिन वह एक युवा बाहरी व्यक्ति था। उन्होंने दर्पण शरीर को मिरर स्पिरिट आई रिंग में रखा और उसे युवा बाहरी व्यक्ति को भेज दिया। कुछ देर रुकने के बाद सायरन वजिन ने आगे कहा, उस सुंदर युवक ने मिस मिरर को निराश नहीं किया। वह एक ड्यूक था और मिस मिरर की मदद से उसने तेजी से उन्नति की। 100 साल के भीतर वह देवता बन गया। उसने एक स्ट्रीम किंग के बीच खूब हंगामा मचाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक लड़ाई में मारा गया और मिरर स्पिरिट आई रिंग खो गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारे पास होगी। तो आप कह रहे हैं कि जब मैं यह अंगूठी पहनूंगा तो मिस मिरर मुझसे कुछ ले सकती है? वह क्या ले रही है? हान सेन ने आशंकित होकर पूछा। सायरन वजिन हंसी। चिंता मत करो, दर्पण शरीर को ठीक से काम करने के लिए तुम्हारी इच्छाशक्ति और इरादे की जरूरत होती है। इसके अलावा जानकारी का आदान प्रदान तभी हो सकता है जब दोनों दर्पण शरीर पास पास हों। तुमने देखा होगा कि मिस मिरर के पास एक अंगूठी थी जो तुम्हारी अंगूठी जैसी ही थी। दोनों अंगूठियों से संदेश भेजने के लिए तुम्हें पास पास होना होगा, और संदेश दोनों तरफ जाते हैं। तुम मिस मिरर के विचारों को समझ सकते हो, इसीलिए वह युवक इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया। मिस मिरर के पहले से ही देवता होने के बावजूद ड्यूक के रूप में अंगूठी हासिल करना या तो बहुत कुशल है या बहुत भाग्यशाली। उसका स्तर तुमसे कहीं ऊंचा है। वह अंगूठी वापस लेकर किसी और को तो नहीं दे सकती, है ना? हान सेन ने सोचा। अगर अंगूठी इतनी आसानी से हस्तांतरित हो जाती तो उसके लिए यह बहुत आसान होता। हालांकि एक बार अंगूठी किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ले ली गई तो वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। चूंकि आपने मिरर स्पिरिट आई रिंग पहनी है, इसका मतलब है कि आपको मिरर बॉडी की स्वीकृति मिल गई है। अगर आप मर जाते हैं तो मिरर बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। पिछली बार जब उसने अंगूठी खो दी थी, जब एक देवता की मृत्यु हुई थी, तो उसने मिस मिरर के मिरर बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाया होगा। मुझे शक है कि वह फिर से ऐसा करना चाहेगी, अन्यथा वह पहले ही आपको मारकर मिरर स्पिरिट आई रिंग वापस ले लेती। आखिरकार जब तक आप अंगूठी पहने रहते हैं उसे कुछ नहीं मिलता। सायरन वजिन मुस्कुराए। हान सेन को समझ नहीं आया। उसका शरीर अभी तक देवत्व प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी भावनाएं मिस मिरर से कम तीव्र नहीं हो सकती थीं। अगर दर्पण शरीर भावनाओं और इच्छाशक्ति को दर्शाता है तो कौन जाने कि सौदे का बेहतर हिस्सा किसे मिल रहा होगा। लेकिन ये जानकर कि मिरर स्पिरिट आई रिंग उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, हान सेन को बहुत अच्छा लगा। उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि रिंग उसे कुछ नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा अब उसे ये भी अच्छी तरह समझ आ गया था कि मिस मिरर ने उसे किंग बाई के हवाले क्यों नहीं किया था। ये बात स्पष्ट हो जाने पर हान सेन ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। इसका मतलब है कि मिस मिरर मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहेंगी, है ना? हान सेन खुश हुआ। जाहिर है वह नहीं चाहेगी कि तुम मरो। वह तुम्हें बचाने की कोशिश भी कर सकती है। आखिरकार अगर तुम मर गए तो उसका दर्पण शरीर भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और उसे इस क्षति से उबरने में बहुत लंबा समय लगेगा। ये क्षति स्थायी भी हो सकती है, सायरन वजिन ने कहा। तुमने कहा था कि राजा बाई के पास 3 तरीके थे। तीसरा तरीका क्या है? हान सेन ने पूछा। एक स्ट्रीम किंग के नेता होने के नाते किंग बाई के पास खुफिया जानकारी हासिल करने के कई तरीके हैं। आम खुफिया जानकारियों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक राजकुमार हैं, इसलिए ज्यादातर लोग आपकी जांच नहीं कर पाएंगे। लेकिन किंग बाई के पास खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का एक नेटवर्क है जिसे रेडियो वेव कहते हैं। उनकी नजरें पूरे ब्रह्मांड पर हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जाल है और आपको इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। अगर आपकी पहचान उजागर होती है तो शायद ये रेडियो वेव का ही काम होगा, सायरन वजिन ने कहा। मुझे नहीं पता कि रेडियो वेव का सदस्य कौन हो सकता है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकता। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाई के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो और कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि तुम बाई नहीं हो, सायरन वजिन ने कहा। अगले कुछ दिनों तक हान सेन कहीं नहीं गया। वह सायरन वजिन के साथ बाई के बारे में घंटों चर्चा करता रहा और उस आदमी के बारे में जितनी जरूरी बातें याद कर सकता था, याद करने की कोशिश करता रहा। जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो चरम राजा का हर एक व्यक्ति देख रहा होगा और जाहिर है राजा बाई भी वहां मौजूद होगा। उसकी पहचान उजागर होने की संभावना अब तक की सबसे ज्यादा होगी।
तुम्हारा और बाई यी का व्यक्तित्व बहुत अलग है। तुम चाहे जितना भी दिखावा करो, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। ये तो गनीमत है कि राजा बाई ने बाई यी से कभी प्यार नहीं किया। बस इतना ध्यान रखना कि अपनी पहचान उजागर न हो, और इस बात से तसल्ली रखना कि उसके लिए बाई यी को पहचानना वैसे भी मुश्किल होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना होगा और लोगों को बताना होगा कि तुम बाई यी हो। चाहे दूसरे कितने भी शकी हो जाएं, वे तुम्हें तब तक नहीं मार सकते जब तक कि यह साबित न हो जाए कि तुम बाई यी नहीं हो। साइरन वजिन ने हान सेन को जितना हो सके सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। जब हान सेन ने उसकी बात सुनी तो उसे राहत मिली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा साइरन वजिन ने कहा था। राजा बाई के पास हान सेन की पहचान की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। अगर जरा भी संभावना होती कि हान सेन उसका बेटा है, तो वह उसे नहीं मारता। अगर वह ऐसा करता तो राजा बाई अपने ही बच्चे की हत्या करने वाले के रूप में जाना जाता। भले ही उसे अपनी प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान की परवाह न हो, लेकिन ये चरम राजा के लिए बुरी खबर होती। सायरन वजिन ने हान सेन के सबसे बड़े डर को संबोधित किया था, और ऐसा करके उसने उसकी बहुत सी चिंता को दूर कर दिया था। ये औरत अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सायरन एल्डर को इतनी आसानी से संभाल लिया। बुढ़िया को तो ये भी पता नहीं चला कि असल में क्या हुआ था, हान सेन ने प्रशंसा से सोचा। उसने सायरन की बोतल में कुछ शक्ति डालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति किसी अथाह सागर में डूब रही हो। उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर रही थी। एक भी लाक्षणिक लहर नहीं उठी। उसके बाद हान सेन ने बोतल को और परखने की हिम्मत नहीं की। वह सायरन वजिन का गुस्सा भड़काना नहीं चाहता था। सायरन बोतल अमर पक्षी के घोंसले से कमजोर नहीं हो सकती थी। उसे जबरदस्ती इस्तेमाल करना मुश्किल होगा और शायद बेवकूफ़ी भी। परीक्षा वाले दिन हान सेन अपने साथ ब्लड किरण, लिली, बाओ, एर और लेन हेक्सिन को लेकर आया था। ये पूरे परिवार के साथ एक सैर थी। हान सेन ने लेन हेक्सिन को लाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी से चीजें और उलझ सकती थीं। लेकिन परीक्षाएं सिर्फ परीक्षाएं नहीं थीं। वे पूरे एक्सट्रीम किंग समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव थे। सभी शाही परिवारों को इसमें शामिल होना जरूरी था। अगर हान सेन लेन हेक्सिन को अपने साथ नहीं लाते, तो दूसरों को यह बहुत संदिग्ध लगता। परीक्षा को लेकर एक्सट्रीम किंग में बहुत उत्साह था। जब हान सेन और लेन हेक्सिन परीक्षा स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। एक्सट्रीम किंग के कई रईस शाही बच्चों को देखने वहां आए थे। उस दिन उद्घाटन समारोह था, इसलिए कई पारंपरिक कार्यक्रम हो रहे थे। उनमें से एक में शाही बच्चों को मंच पर चढ़कर अपनी कला का प्रदर्शन करना था। मंच पर आने के बाद हर शाही बच्चे को बाकी एक्सट्रीम किंग के सामने अपनी पहचान बतानी थी। बेशक परिचय कुछ खास नहीं था, आपको बस अपना नाम और पदवी बतानी थी। हालांकि अगर आप परिचय में कुछ नयापन जोड़ते तो यह अलग दिखने और खुद को यादगार बनाने का एक तरीका होता। इस वजह से सभी शाही बच्चे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करेंगे। आखिरकार पूरा जीनो ब्रह्मांड किसी न किसी प्रकार के पदों में बटा हुआ था, और यह बात चरम राजा के पदानुक्रम के मामले में और भी ज्यादा सच साबित हुई। कुलीन वर्ग वे थे जिन्हें जाना जाता था और जिनकी आज्ञा का पालन किया जाता था, इसलिए शाही संतानें अपनी छाप छोड़ने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहती थीं। उद्घाटन समारोह के बाद शाही बच्चों के प्रदर्शन का समय आया। सबसे पहले मंच पर युवराज बाई वानजी आए। बाई वानजी युवराज तो थे, लेकिन वे आधे अधूरे देवतुल्य थे। वे उन दो देवतुल्य राजपरिवारों में से नहीं थे जो समारोह में शामिल हुए थे। मंच के पर्दे हट गए और बाई वानजी प्रकट हुए। उन्होंने सुनहरे कवच पहने हुए थे और उनके सुनहरे राजा वाले क्षेत्र ने पूरे चरम राजा के चौक को ढक रखा था। वे इतनी चमक से चमक रहे थे मानो कोई सुनहरा योद्धा सुनहरे रास्ते पर चल रहा हो। मेरा नाम बाई वानजी है, मैं युवराज हूँ। बाई वानजी का परिचय सरल था और फिर वे चरम राजा के मंच से चले गए। बाई वानजी के जाने के बाद ऊपर एक तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई दिखाई दी। तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों की त्वचा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से उन पर दबाव पड़ रहा हो। सभी राजकुमार और राजकुमारियां बाहर आए, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक प्रभावशाली था, इसलिए उनमें से कोई भी बहुत आश्चर्यजनक नहीं था। हान सेन ने गौर से देखा और आह भरी। एक्सट्रीम किंग में कई कुलीन लोग थे। उनमें से कई शाही बच्चे निचली जाति का सफाया कर सकते थे। भीड़ का ध्यान मुख्यतः दो देवतुल्य बच्चों पर था। उनमें से एक राजकुमार था जबकि दूसरा राजकुमारी। इन दोनों के बाद भीड़ की सबसे ज्यादा दिलचस्पी शायद बाई लिंग शुआंग में थी।
वह चरम राजा की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। लेकिन सुंदरता की बात करें तो हान सेन का झुकाव बाई वेई की ओर होता। वह बाई लिंग शुआंग जितनी ही आकर्षक थी। सच तो यह है कि सभी शाही बच्चे खास दिखते थे, लेकिन बाई लिंग शुआंग ज्यादा मजबूत थी और उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा थी। जल्द ही हान सेन राजकुमार 16 के प्रदर्शन का समय आ गया। हान सेन ने जब अपना नाम पुकारा तो उसे उठकर मंच की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर जाना पड़ा। कई कुलीन, आम लोग, यहाँ तक कि देवता तुल्य कुलीन वर्ग भी 16वें राजकुमार के नाम से मशहूर बाई से मिलने में रुचि रखते थे। आखिरकार उनकी दो हालिया उपलब्धियां अद्भुत थीं, हालांकि पूरी तरह से अप्रत्याशित। अल्फा प्रतिमा पर दावा करना और हजारों राजाओं का संरक्षण प्राप्त करना। इनमें से किसी भी कार्य से बाई का नाम बहुत प्रसिद्ध हो जाता। इस वजह से लोग बाई को उत्सुकता से देखते थे। उनका ध्यान उन दो देवतुल्य बच्चों से ज्यादा उस पर था। आखिरकार देवता माने जाने वाले शाही बच्चे तो हर साल वहां आते ही थे। लेकिन बाई तो पहले भी एक छोटी सी बात थी, और उसके अचानक उदय ने लोगों को उत्सुक कर दिया था। सबकी नजरों के सामने हान सेन धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आया। उसने कोई जबरदस्त किंग एरिया एक्टिवेट नहीं किया था और न ही कोई चाकू या तलवार की रोशनी पैदा कर रहा था। हान सेन एक साधारण हरे रंग का लबादा पहने हुए चुपचाप एक्सट्रीम किंग के मंच के केंद्र में चले गए। बाई ये एक्सट्रीम किंग का 16वां राजकुमार, इस परीक्षा में नंबर 1, ये कहकर हान सेन मुड़ा और मंच से बाहर चला गया। ब्लरिग प्रिंस 19, जिसने अभी अभी चाय का घूंट लिया था, थूक गया। हान सेन को एक्सट्रीम किंग स्टेज से उतरते देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चौक पर मौत जैसा सन्नाटा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। बूढ़ा 16 साल का पागल होता जा रहा है। बाई कैंगलान के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने उसे संभाल लिया है, तो यह आदमी कुछ और भी पागलपन करता है। बाई लिंग शुआंग ने अपना चेहरा भावहीन रखने की कोशिश की, क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या उसने बाई के साथ गठबंधन करके अपनी मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाँ, मुझे ये परिचय पसंद आया। यह आक्रामक है। मैंने शाही बच्चों के कई परिचय देखे हैं, लेकिन यह उनमें से सबसे जबरदस्त है। मजबूत, ये तो बेवकूफ़ी थी। भले ही वो अपने ज्यादातर भाई बहनों के बराबर का हो, फिर भी यहाँ दो देवता जैसे शाही बच्चे हैं। वो कैसे भविष्यवाणी कर सकता है कि वो पहले स्थान पर पहुंचेगा? ये बहुत मूर्खतापूर्ण था, लेकिन मुझे ये पसंद आया। ये राजकुमार 16 बहुत दिलचस्प है। पूरा राजा का राज्य सदमे में था। सभी राजकुमार 16 बाई और उनके विवादास्पद परिचय पर गहनता से चर्चा कर रहे थे। यहाँ तक कि राजा बाई, उनकी पत्नी, प्राचीन रसातल और अन्य अधिकारी भी हान सेन को देख रहे थे। हान सेन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अपनी सीट पर लौट आया। हान सेन के प्रदर्शन का प्रभाव बढ़ता ही गया। राजकुमार 16 के परिचय में कोई चौंकाने वाली आकाशीय शक्ति या आकर्षक तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके शब्द झील में गिरते पत्थर जैसे थे। राजा के राज्य के हर कोने में इसकी छींटें और लहरें महसूस की गईं। सभी जानते थे कि राजकुमार 16 बाई उनके इतिहास की दो बड़ी घटनाओं के उत्प्रेरक रहे थे, और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। ज्यादातर लोग अब भी यही मानते थे कि उसकी बातें एक मजेदार भूल थीं, या शायद एक सीधा सा मजाक। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाई वो कर पाएगा जो उसने दावा किया था। हालांकि परीक्षा के नतीजों को लेकर ज्यादातर लोगों की उम्मीदें नहीं बदली थीं। पहला और दूसरा स्थान संभवतः दो देवतुल्य शाही बच्चों को ही मिलेगा। ये लगभग एक सामान्य धारणा थी। राजकुमार 16, जिनके पास सिर्फ एक स्तरीय क्षेत्र था, ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएंगे। चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे बस दर्शकों के लिए और भी मजेदार चीजें दिखाने के लिए वहां मौजूद थे। न ज्यादा, न कम। लेकिन वे गलत थे। वे शुरू से ही गलत थे। हान सेन लड़ने के लिए तैयार था। शायद वह पहला स्थान न ले पाए, लेकिन कम से कम उसे शीर्ष 3 में पहुंचने की उम्मीद थी। इसके अलावा हान सेन के पास एक प्रथम श्रेणी क्षेत्र से भी ज्यादा था। उसका मूल जल राजा शरीर एक उत्परिवर्ती जेनोजेनिक जीन था जिसे उसने परिष्कृत किया था। आमतौर पर जब हान सेन ने इसे पहली बार प्राप्त किया था, तब इसकी शक्ति उससे आगे नहीं बढ़ सकती थी। जब उसे यह मिला था, तब यह प्रथम श्रेणी का था और यह प्रथम श्रेणी ही रहेगा। हालांकि इस बीच हान सेन को प्राचीन देव मूल प्राप्त हो गया था। उस चमत्कारी जल शक्ति के साथ मूल जल राजा शरीर दूसरे स्तर के क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। प्राचीन देव मूल बहुत खास है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे कुलीन लोग इसे चाहते थे।
अगर मेरा मूल जल राजा शरीर लगातार बढ़ता रहे तो ये बहुत अच्छा होगा, हान सेन ने प्राचीन देव मूल के साथ खेलते हुए सोचा। ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। लेकिन हान सेन प्राचीन जल देवता के साथ अपने रिश्ते को लेकर उलझन में था। हान सेन ने सोचा था कि उसने प्राचीन जल देवता का घोर अपमान किया है, लेकिन जब उस शक्तिशाली प्राणी की मृत्यु हो गई तो उसने हान सेन को ढूंढ निकाला और उसे प्राचीन देवता की उत्पत्ति बता दी। ये बहुत ही भ्रामक था। राजा जितने ऊंचे स्तर पर पहुंचता वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता। 9वें स्तर पर पहुंचने पर उसका राजा क्षेत्र फिर से पहले स्तर पर पहुंच जाता और वह अर्धदेवीभूत हो जाता। हालांकि शक्ति में यह उछाल देवपद प्राप्त करने जितना प्रभावशाली नहीं था। अर्धदेवीभूत कुलीनों की शक्ति 9वें स्तर के राजा की शक्ति से कई गुना अधिक होती थी, इसीलिए उन्हें अर्धदेवीभूत माना जाता था। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि उसका मूल जल राजा शरीर देवत्व के स्तर तक पहुंच जाएगा। अगर वह प्राचीन देव मूल के सहारे अर्धदेवत्व प्राप्त कर पाता तो उसे संतुष्टि मिलती। लेकिन कई अलग अलग तरीके अपनाने के बावजूद हान सेन अपने प्राचीन देव मूल को हिला नहीं पाया था। वह उसे खा नहीं सकता था और न ही उससे शक्ति निकाल सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह मूल जल राजा शरीर को प्राचीन देव मूल में मिलाना शुरू कर सका। उसने मूल जल राजा शरीर की शक्तियों को प्राचीन देव मूल में डाल दिया और वे एक हो गए। प्राचीन देव मूल की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका हान सेन स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था, लेकिन उसके मूल जल राजा शरीर पर उसका जो द्वितीयक प्रभाव पड़ रहा था वह निर्विवाद था। परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। पहले दिन सभी शाही बच्चों को रोडबोन पर्वत पर ले जाया गया। बच्चे पहाड़ के नीचे इकट्ठा हुए और ऊपर आसमान में भाले की तरह उठती हुई ऊंची चोटी को घूरने लगे। वे खुद को उसकी तुलना में बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। रोडबोन पर्वत आकाश की ओर इशारा करते हुए एक स्तंभ की तरह था। केवल उसकी तलहटी ही दिखाई दे रही थी क्योंकि शिखर बादलों से ऊंचा था। एक चट्टानी सीढ़ी उन्हें उस अर्धपारदर्शी शिखर तक ले जाती थी। जब वे उस आदेश का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कहेगा, बाय लिंग शुआंग धीरे धीरे हान सेन के करीब आए। उसने उसकी ओर देखा लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। रोडबोन पर्वत का 90% रास्ता पत्थरों से बना था। राजा के राज्य के सभी नागरिक और कुलीन लोग इसे देख सकते थे। केवल बादलों के ऊपर का रास्ता जो शिखर तक जाता था दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि देवता माने जाने वाले कुलीन लोग भी बादलों के पार देखकर यह नहीं देख सकते थे कि वहाँ क्या रहता है। बाय लिंग शुआंग सबको यह नहीं बता सकती थी कि हान सेन उसकी मदद कर रहा है। अगर उसने ऐसा होने दिया तो सभी एक्सट्रीम किंग उस पर हंसने लगेंगे। इसलिए उसे 90% रास्ता अकेले ही तय करना होगा। अंत में जब वह मुश्किल रास्ते पर पहुंची तो वह हान सेन से मदद मांगने को तैयार हो गई। रोडबोन पर्वत पर आखिरी रास्ता सबसे कठिन था। बाय लिंग शुआंग को यकीन नहीं था कि वह उस रास्ते के अंत तक पहुंच पाएगी। एक तेज आवाज के बाद 100 शाही बच्चे पत्थर की सीढ़ियों के पास पहुंचे। वे घोड़ों की तरह तेजी से ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे थे। या तो घोड़े थे या कोई अनुभवी पर्वतारोही दल। बच्चे एक लंबी कतार में खड़े थे जो धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रही थी। समूह का नेतृत्व युवराज बाय वेजी कर रहे थे। उनसे आगे के रास्ते के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। वह युवराज थे और सबसे आगे थे। युवराज के पीछे देवतुल्य राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 थे। वे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। फिर कुछ अर्ध देवीभूत शाही बच्चे सीधे पीछे पीछे आ रहे थे, जिनमें बाय लिंग शुआंग और बाय कैंगलांग शामिल थे। उनके बाद हान सेन जैसे राजा वर्ग के शाही बच्चे आए। हान सेन ने इधर उधर देखा। उसे बाय वुचांग नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले रहा था। बाय किंग जिया हान सेन के बगल में चली गई और धीरे से कहा, भाई 16 चलो चले। जरूर। हान सेन ने सिर हिलाया और वह बाय किंग जिया के साथ पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर चला गया। समूह के पीछे हान सेन के सिर के पीछे 2 सुंदर आंखें टिकी हुई थीं। वे आंखें बाय वेई की थीं। हान सेन ने सोचा कि रोडबोन पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होगा, वरना बाय लिंग शुआंग उसकी मदद के लिए इतने सारे किंग क्लास जेनोजेनिक जीन देने को तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ देर चलने के बाद हान सेन ने देखा कि रोडबोन माउंटेन उतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। हवा में उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल न कर पाने की पाबंदी के अलावा सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब हान सेन ने गति बढ़ाने की कोशिश की तो चीजें तुरंत बदल गईं। वह रास्ते पर आसानी से चल रहा था, लेकिन अब एक बल ने उसे जोर से धकेला जिससे उसकी गति रुक गई।
ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी में दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह जितना तेज चल रहा था उतना ही ज्यादा प्रतिरोध महसूस कर रहा था। उसे रोकने वाली शक्ति अटूट लग रही थी और हान सेन के पास धीमा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसकी गति धीमी हुई तो प्रतिरोध कम हो गया। अब वह उसे महसूस ही नहीं कर पा रहा था। अब मुझे समझ आया कि सब इतने धीरे क्यों चल रहे हैं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यह रोड बोन माउंटेन इतना अद्भुत है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। भाई 16, राजा के राज्य में हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब हम एक्सट्रीम किंग के मंच पर लड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हम में से कौन जीतेगा, बाई किंग जिया ने हान सेन के साथ चलते हुए कहा। क्या तुम पिछली बार नहीं हारे थे? हान सेन ने पलके झपकाते हुए पूछा। बाई किंग जिया मुस्कुराए। मैं किंगी से हार गई, लेकिन इस लड़ाई में किसी को विजेता का ताज नहीं मिला। नफरत 10 गुना, अब मेरे पास बस कुछ ही स्तर हैं। हान सेन ने उस आदमी को आश्चर्य से देखा। तुम्हारे पास कितने टियर हैं? 9 स्तर। मुझे टाइम स्टेन तक पहुंचने के लिए बस एक और स्तर की जरूरत है, लेकिन मेरा शरीर सिर्फ 2 स्तरों वाला किंग क्लास है। मैं आखिरी स्तर को पार नहीं कर सकता। बाई किंग जिया कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसने हान सेन के सवाल का साफ जवाब दिया। बहुत बढ़िया, हान सेन ने उसकी तारीफ की। और हान सेन ने जो कहा वह सच था। हान सेन ने अपनी लड़ाई के बाद 10वीं बार घृणा पर शोध किया था, और यह वाकई एक अद्भुत कौशल था। बहुत कम लोग इसे सीख पाते हैं। पहली बार के लिए पहले दर्जे के राजा क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए 9वीं बार के अभ्यास के लिए 9वीं श्रेणी के क्षेत्र की आवश्यकता होगी।